तो आज देखते हैं उपकल्पना का अर्थ। उपकल्पना क्या है? आप बीए में हो या आईएमए में हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बहुत से एग्जाम में ये पूछा जाता है उपकल्पना क्या है। इसके बारे में क्वेश्चन अवश्य आते हैं। देखते हैं उपकल्पना का अर्थ। वह चिंतन जो अनुसंधान के पहले किया जाता है उपकल्पना कहा जाता है। वैज्ञानिक पद्धति के विभिन्न चरणों में उपकल्पना का प्रथम स्थान आता है। यह वैज्ञानिक मान्यता है कि परिकल्पना यानी उपकल्पना से ही अध्ययन शुरू होता है तथा उपकल्पना के साथ ही इसका समापन होता है। इस प्रकार सामाजिक अनुसंधान में उपकल्पना अत्यधिक महत्व होता है। इस प्रकार इसमें कहा गया है कि सामाजिक अनुसंधान में उपकल्पना का अत्यधिक महत्व होता है। फिर आगे दिया है उपकल्पना की सहायता से हम जीवन के अपरिचित क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और उस क्षेत्र से संबंधित वास्तविक तथ्यों को प्रकाश में लाते हैं। उपकल्पना के द्वारा हमें समस्या की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त होती है, जिसकी सहायता से हम अपने अनुसंधान कार्यक्रम की रूपरेखा का निर्माण करते हैं। अनुसंधान एक लंबी यात्रा होती है, जिस बिंदु से हम इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं उसी बिंदु को उपकल्पना के नाम से संबोधित करते हैं। फिर आगे दिया है उपकल्पना या परिकल्पना की परिभाषा। इसमें देखते हैं एडवर्ड के अनुसार उपकल्पना दो या दो से अधिक चरों के संभाव्य संबंध के विषय में कथन होता है। यह एक प्रश्न का ऐसा प्रयोग उत्तर होता है कि जिससे चरों के संबंध का पता लगता है। लुंडबर्ग के अनुसार एक उपकल्पना एक सामयिक या कामचलाऊ सामान्यीकरण है जिसकी वैधता की जांच शेष रहती है। कर्लिंगर के अनुसार उपकल्पना दो या दो से अधिक चल राशियों अथवा चरों के संबंध का कथन है। फिर आगे दिया है गुडे तथा स्केटस के अनुसार उपकल्पना एक अनुमान है जिसे अंतिम अथवा अस्थायी रूप से किसी अवलोकित तथ्य अथवा दशाओं की व्याख्या हेतु स्वीकार किया गया हो एवं अन्वेषण को आगे पथ प्रदर्शन प्राप्त होता है। पीवी यंग के अनुसार एक अच्छे कार्यवाहक केंद्रीय विचार है जो उपयोगी खोज का आधार बनता है कार्यवाहक उपकल्पना माना जाता है। फिर आगे दिया है बर्नार्ड फिलिप्स के अनुसार उपकल्पना किसी घटना में विद्यमान संबंधों के विषय में अस्थायी कथन है। उपर्युक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि उपकल्पना एक प्रारंभिक अथवा प्राथमिक कल्पना विचार या आधार है जो सामाजिक तथ्यों या घटनाओं की खोज करने तथा उसके विषय में ज्ञान प्राप्ति हेतु प्रेरणा प्रदान करता है। इस उपकल्पना में परिवर्तन की क्षमता या गुंजाइश रखी या मानी जाती है, इसीलिए इसे कामचला उपकल्पना या कार्यवाहक उपकल्पना भी कहते हैं। फिर आगे दिया है संक्षेप में उपकल्पना एक संबंधित समस्या का ऐसा संभाव्य तथा परीक्षण योग्य प्रस्ताव होता है जिसके आधार पर संबंधित चरों अथवा घटनाओं का अध्ययन अनुभाविक रूप से किया जा सके और समस्या के पर्याप्त उपयुक्त तथा वैध उत्तर उपलब्ध हो सकें। फिर आगे दिया है उपकल्पना के प्रकार या वर्गीकरण। विद्वानों ने अलग अलग आधारों पर उपकल्पना को अलग अलग वर्गों में विभाजित किया है। उपकल्पना का सबसे सरल वर्गीकरण उसकी प्रकृति के आधार पर किया जाता है। इस दृष्टि से उपकल्पनाओं को दो वर्गों में रखा जा सकता है। पहला दिया है सरल उपकल्पना ऐसी उपकल्पना होती है जो किसी वस्तु या संबंध में परिवर्तन जो अधिक जटिल नहीं हो के अनुक्रम या दिशा को दर्शाती है अथवा दो चरों के मध्य सहसंबंध की कल्पना करती है।
फिर आगे दिया जटिल उपकल्पना। इस वर्ग में तथ्याचारों में जटिल संबंधों या परिवर्तनों को दर्शाने से संबंधित उपकल्पनाओं को रखा जाता है। गुटे एवं हाट के आधार पर उपकल्पनाओं को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला दिया है अनुभाविक एकरूपता संबंधी उपकल्पनाएं। मोटे तौर पर इस वर्ग में ऐसी उपकल्पना आती है जो किसी तथ्य के बारे में पूर्व ज्ञान या अनुभव के आधार पर निक्षेपित कर अनुभाविक अध्ययन के माध्यम से परिचित की जाती हैं। दूसरा पॉइंट दिया है जटिल आदर्श प्रारूप संबंधी उपकल्पना। इस वर्ग में आदर्श प्रारूप पर आधारित अध्ययनों में प्रयुक्त उपकल्पनाएं आती हैं। तीसरा दिया है विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित उपकल्पनाएं। इस वर्ग में ऐसी उपकल्पनाओं को रखा जा सकता है जो चरों के बीच कार्य कारण संबंधों के सांख्यिकीय विश्लेषण पर आधारित होती हैं। फिर आगे दिया है मैकगुइगन ने अनुश्राविक यानी अनुभवश्रावित यानी उपकल्पनाओं को 2 वर्गों में विभाजित किया है। पहला दिया है सार्वभौमिक उपकल्पनाएं यानी परिकल्पनाएं। सार्वभौमिक उपकल्पनाएं वे हैं जिनका अध्ययन किया जाने वाला चर सभी समय और सभी स्थानों पर उपस्थित रहता है। दूसरा दिया है अस्तित्ववादी उपकल्पनाएं। ऐसी उपकल्पनाएं वे हैं जो एक मामले में चरों के अस्तित्व का निर्धारण कर सकें। हेज ने 2 प्रकार की उपकल्पनाएं बताई हैं। पहला दिया सरल उपकल्पना। इसमें सरल उपकल्पना में इसमें सामान्य उपकल्पना आती है तथा किन्हीं चरों के बीच सहसंबंध की स्थापना की जाती है। मिश्रित उपकल्पना वह है जिसमें चरों की संख्या 1 से अधिक हो। इसमें सहसंबंध सांख्यिकी की सहायता से ज्ञात किए जाते हैं। सामान्य तौर पर उपकल्पनाओं को निम्न 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला दिया है परिलक्षणात्मक यानी परीक्षणात्मक एकरूपता वाली उपकल्पना। इस श्रेणी में जो उपकल्पनाएं आती हैं उनमें निम्न विशेषताओं का समावेश होता है। इसमें दिया है पहला पॉइंट यानी इस प्रकार की उपकल्पनाएं सामूहिक जीवन में प्रचलित मान्यताओं पर आधारित होती हैं। दूसरा वाद यह है ऐसी उपकल्पनाओं का परीक्षण समान तथ्यों के आधार पर किया जाता है। उदाहरण अक्सर कहा जाता है कि भूरी आंखों वाला व्यक्ति चालाक होता है। इस उपकल्पना की यानी सत्यता के लिए भूरी आंखों वाले व्यक्तियों की खोज करनी पड़ेगी। और आगे दिया है जटिल आदर्शात्मक उपकल्पना। इनमें निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। कुछ कारक अनेक कारणों से संबंधित होते हैं। इन अनेक कारकों के अंतर संबंधों को स्थापित करने वाली उपकल्पनाएं जटिल आदर्शात्मक कहलाती हैं। इन संबंधों को आदर्श माना जाता है। तीसरा दिया है विवेचनात्मक उपकल्पना। ऐसी उपकल्पनाओं की निम्न विशेषताएं होती हैं। अनेक कारक सामाजिक घटनाओं से संबंधित होते हैं। प्रत्येक कारक सामाजिक घटनाओं से संबंधित होते हैं। परिवर्तन परिस्थितियों में कारकों के बीच अंतर संबंध ज्ञात करने के लिए इस प्रकार की उपकल्पनाओं की सहायता ली जाती है। उदाहरण के लिए कहते हैं बाल अपराध अनेक कारकों का परिणाम हो सकता है। तर्क पर आधारित इन कारकों में अंतर संबंध स्थापित करने के लिए इस प्रकार की उपकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है। उपकल्पना की विशेषताएं। अनुसंधान की सफलता का आधार प्रायः यह होता है कि उसकी उपकल्पना का कितनी सावधानी पूर्वक किया गया है। एक अच्छी उपकल्पना में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। समस्या का पर्याप्त उत्तर। अच्छी उपकल्पना से समस्याओं के उत्तर प्राप्त करने में सुविधा और सरलता होती है। उपकल्पना इस प्रकार होनी चाहिए जो समस्या के समाधान में पर्याप्त उपयोग हो। मूल समस्या के संबंध। कई बार अध्ययनकर्ता उपकल्पनाओं के निर्माण में मूल समस्या के गौण महत्व वाले पक्षों को उपकल्पना के साथ संयुक्त करता है। ऐसा करना अध्ययन की दृष्टि से अनुचित है। चुने गए विषय के मुख्य पक्षों से ही उपकल्पनाओं का संबंध होना चाहिए ताकि अध्ययन में विशिष्टता आ सके। आगे है तीसरा विशिष्टता। उपकल्पना को अपने में विशिष्टता लिए हुए होना चाहिए। उसे अत्यंत विस्तृत नहीं होना चाहिए।
विशिष्टता के आधार पर ही समस्या का स्पष्ट और गहन अध्ययन किया जा सकता है। यंत्रों की प्राप्तता, ऐसी उपकल्पना का चुनाव करना चाहिए जिसके परीक्षण के लिए यंत्र उपलब्ध हों। यदि यंत्र प्राप्त न हो तो उपकल्पना को संचालित करने और निष्कर्ष निकालने में कठिनाई होगी। संक्षिप्तता, चूंकि उपकल्पना समस्या का सारांश होती है अतः उसे संक्षिप्त होना चाहिए, उसकी भाषा वैज्ञानिक होना चाहिए, अन्यथा उसके शब्दों के अर्थों में परिवर्तन की संभावना रहती है। किसी सिद्धांत से संबंधित उपकल्पना का चुनाव करते समय ऐसी उपकल्पना को लेना चाहिए जिसका किसी सिद्धांत के द्वारा समर्थन किया जा सके। सामाजिक जीवन के सिद्धांतों के विकास के लिए उपकल्पना का अत्यंत महत्व है। मार्गदर्शन में उपयोगी शोध कार्य 7 है। मार्गदर्शन में उपयोगी शोध कार्य प्रारंभ करने से पूर्व जिस उपकल्पना का हमने चयन किया वह ऐसी होनी चाहिए जो वास्तव में शोधार्य का एक निश्चित मार्ग प्रशस्त कर सके। 8वां है। आंकड़े प्राप्त हो सके, ऐसी उपकल्पना का चुनाव करना चाहिए जिसके प्रमाणीकरण के लिए आंकड़े पर्याप्त रूप से उपलब्ध हों। अगर उपलब्ध नहीं होंगे तो किसी भी सिद्धांत को प्रमाणित करना अत्यंत ही कठिन कार्य होगा। सिद्धांत समूह के संबंध, एक अच्छी उपकल्पना के लिए यह जरूरी है कि वह संबंध क्षेत्र में किसी पूर्व स्थापित सिद्धांत के क्रम से हो, क्योंकि असंबद्ध उपकल्पनाओं की परीक्षा विस्तृत सिद्धांतों के संदर्भ में नहीं की जा सकती। यानी इसमें कहा गया एक अच्छी उपकल्पना के लिए यह जरूरी है कि वह संबंधित क्षेत्रों में किसी पूर्व स्थापित सिद्धांत के क्रम में हो, क्योंकि असंबद्ध उपकल्पनाओं की परीक्षा विस्तृत सिद्धांतों के संदर्भ में नहीं की जा सकती। सरलता, पीबी यंग के अनुसार उपकल्पना जितनी ज़्यादा सरल होगी उतनी ही ज़्यादा अध्ययन में वैज्ञानिकता आएगी। इस सरलता से अनुसंधानकर्ता को विषयगत तथ्यों के बारे में सही जानकारी प्राप्त हो सकेगी। अनेक बार अनेक तकनीकी शब्दों के बाहुल्य के कारण अध्ययन दिशाहीन हो जाता है। इस प्रकार भाषा भावगत सभी तरह से उपकल्पनाओं को यथा प्रयास सरल रूप दिया जाना चाहिए।